वहाँ पे डॉक्टर शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन सब ने स्ट्रांगली रिकमेंड किया रूस का दौरा, और उस वजह से वो दौरा हुआ। उस दौरे में आपको 30% सस्ती गैस की ऑफर हुई। उस दौरे में आपको तकरीबन 30% सस्ता आपको पेट्रोल की ऑफर हुई। उस दौरे का मकसद भी वही डॉक्ट्राइन और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमने दी थी कि अब जियो स्ट्रेटेजिक से हमने इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक जो है उसके ऊपर फोकस करना है। अमेरिका एक सुपर पावर है। हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन दोस्ती ऐसे चाहते हैं जैसे दोस्त दोस्ती चाहते हैं, जैसे भाभी और नंद आपस में दोस्ती चाहती हैं, जैसे जेठानी और दरानी आपस में दोस्ती चाहती हैं। हम वैसे दोस्ती चाहते हैं, नीचे लग के नहीं, बराबरी की सतह की दोस्ती चाहते हैं। हम दोस्त मुल्क बनना चाहते हैं, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, यही हमारी पॉलिसी थी। लेकिन पांव में लेट के दोस्ती नहीं चाहते, डिक्टेशन लेके दोस्ती नहीं चाहते, वैसे दोस्ती चाहते हैं। हम किसी मुल्क को मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते, लेकिन हम चाहते कोई मुल्क भी हमें मुर्दाबाद ना कहे, ना ज़ाहरी तौर पर ना बातनी तौर पर। बातनी तौर पर कैसे? जब वो हमें कहेगा यहां लेट जाओ सामने, तो उसने हमें मुर्दाबाद कह दिया, मुंह से कहे या ना कहे, उसने हमारी खुददारी को मुर्दाबाद कह दिया। तो मैं दोबारा वापस आता हूं। अब इकोनॉमिक सेंट्रिक हम हुए थे, हमने कोशिश करनी थी कि तमाम मुल्कों के साथ हमने इंगेज कहां था। लेकिन आज दोबारा हमारी पॉलिसी क्या हो रही है? वापस अमेरिका बहादुर जो कह रहे हैं वो होगा। आज दोबारा पॉलिसी क्या हो रही है कि सुपर पावर से डरना है। एक सुपर पावर ऊपर है, दुनिया के अंदर है। मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह की जात है। अब हमारी पॉलिसी ये हो गई है कि अमेरिका बहादुर जहां कहेगा वहां हम ट्रेड करेंगे, अमेरिका बहादुर जहां नहीं कहेगा वहां हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है हमने जो नेशनल सिक्योरिटी दी थी, जिसमें हमारी पॉलिसी में यह बड़ा वाज़ेह था कि हमने धड़ों की सियासत नहीं करनी, हमने किसी एक धड़े का हिस्सा नहीं बनना, हमने सबसे दोस्ती रखनी है। हम उससे डिपार्चर ले रहे हैं और अब हम एक धड़े की तरफ की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहली बात यह है। अब दूसरी बात यह है कि जब आपका कोई मकसद होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई मकसद होता है, आपके चैनल का मकसद है क्राइम को कवर करना है, तो क्राइम का बीट रिपोर्टर भेजेंगे ना, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को भेजना है अगर कोई उससे रेलेवेंट काम है, पीटीआई की बीट है तो पीटीआई के रिपोर्टर को भेजेंगे, नून लीग का काम है तो नून लीग के रिपोर्टर को भेजेंगे। इसी तरह से आपने इकोनॉमी ठीक करनी थी तो आप जाहिर बात है ऐसे लोगों को तो नहीं लेके आएंगे जिन्होंने पहले इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया था। आप ऐसे लोगों को लेके आएंगे जिन्होंने इकोनॉमी को बेहतर किया। अब मैं आपको कुछ अदाद शुमार बताता हूं, बड़े छोटे से, क्योंकि मेरा मेन फोकस वही है, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक। सो मेन कुछ बताता हूं। अब 3700 अरब पे आपको टैक्स कलेक्शन मिली थी, 3700 अरब पे तकरीबन। आज वो 6500 अरब पर पहुंच रही है, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के गए हैं तकरीबन सालाना। एक साल हमें और मिलता तो 8000 अरब को क्रॉस करते, और वो बड़ा वाजे कैसे क्रॉस करते बताने की जरूरत नहीं है। कहा गया एफबीआर ने बेहतरीन काम किया, लेकिन एफबीआर चेयरमैन को फौरन बदल दिया गया। स्टेट बैंक फॉरेन रेमिटेंसेस, फॉरेन रिजर्व्स, हर चीज दुगने से भी ज्यादा बेहतर कर दी। एक्सपोर्ट आपकी ऊपर चली गई, लेकिन स्टेट बैंक का गवर्नर बेहतरीन काम कर रहा था, उसे भी फारिग कर दिया। हमारे जमाने में हज 4 लाख रुपए का हुआ था, तो इमरान खान को यहूदी एजेंट करार दे दिया गया था। आज मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि हज 10 लाख रुपए का करने का ऐलान कर दिया गया है। अब आप यहूदी एजेंट तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहूदी एजेंट तो वो होता है जो 4 लाख का हज करे। अब आप इब्लीसी एजेंट हैं। अब कौन से एजेंट हैं जिन्होंने 10 लाख का हज कर दिया? अब मैं ये बताना चाहता हूं कि वो लोग जो दिन रात नून लीग का बयानिया टेलीविजन पर हर जगह पर हकलाते थे बताते हुए महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। आज महंगाई क्या हुई है वो मैं बताता हूं, लेकिन उनसे एक सवाल है, आप चुप हैं, खामोशी है, सन्नाटा है, अमीर हो गए हो या बेशर्म हो गए हो? मैं दोबारा सवाल पूछता हूं आपसे। खामोशी है, सन्नाटा है, आज की महंगाई पे आप नहीं बोल रहे। क्या जेबों में पैसे पड़ गए हैं, अमीर हो गए हो,
या बेशर्म हो गए हो, या बेजमीर हो गए हो कि आज नहीं बोलते हो? जो घी 400 रुपए पे बहुत सस्ता था, सॉरी, जो घी 400 रुपए पे बहुत महंगा था, आज वो 500 रुपए पे बहुत सस्ता है। क्योंकि कोई टेलीविजन आपको ये बात नहीं बता रहा, आज कोई इस पे बात नहीं कर रहा। जो बिजली पिछले चंद माह में बहुत महंगी थी, वो एक एक यूनिट पे 5-5 रुपए बढ़ाकर सस्ती कर दी गई है। जो डॉलर 175 रुपए पर रुपया बहुत बुरी हालत में था, वो 187 रुपए पे रुपया बड़ा तगड़ा हो गया है, बहुत अच्छी हालत में है, कोई आपको नहीं बता रहा। तकरीबन 1 महीने में, ये याद रखिएगा, तकरीबन 1 महीने में 6 अरब डॉलर उजाड़ दिए गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके टोटल ज़खायर जो है ना, वो 20 अरब डॉलर के करीब छोड़ के गए थे। 1 महीने के अंदर 6 अरब डॉलर उड़ा दिए गए हैं। क्योंकि किसी ने कहा था बेकारी जो हैं वो अपनी पसंद के फैसले नहीं कर सकते, तो आपको वापस बेकारी बनाया जा रहा है। यही पर्पस था इस इंपोर्टेड रजीम को लाने का। उसके बाद आपके सामने कुछ और चीजें रखता हूं। अब आगे पर्पस क्या है? ये स्टेट बैंक के गवर्नर को हटाने का। आपको आयशा गौस पाशा साहबा बड़ी इंपॉर्टेंट रुकन है नून लीग की, उनके शौहर हफीज पाशा साहब की किताब, उसमें उन्होंने एक डिजीज का जिक्र किया है। वैसे तो बड़ी सारी बीमारियां नून लीग वालों को, लेकिन ये जो एक बीमारी का उन्होंने जिक्र किया खुद से, उन्होंने कहा इन्हें बीमारी ये है कि ये पूरी मईशत की तबाही करके सिर्फ एक्सचेंज रेट को अवाम के सामने ठीक करते हैं, ताकि क्योंकि वो अच्छा बिकता है। अब ये दोबारा एक्सचेंज रेट में पहले इन्होंने 24 अरब डॉलर के करीब झोंके थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं अपनी किताब में, 24 अरब डॉलर। और ये नून लीग के हैं, इनकी बेगम जो है वो नून लीग की अहम फाइनेंशियल टीम का हिस्सा है। और पाशा साहब एक रिनाउंड नाम है पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि वो कोई आम आदमी है। 24 अरब डॉलर इन्होंने झोंका मार्केट में आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर नीचे रखने के लिए। अब ये दोबारा वही करने जा रहे हैं। उसका पर्पस क्या होगा करके, ताकि दोबारा एक्सचेंज रेट को नीचे लाया जाए, एक्सपोर्ट की तबाही कर दी जाए, फॉरेन रिजर्व्स की तबाही कर दी जाए, इन्वेस्टमेंट्स की तबाही कर दी जाए, गुर्बत में इजाफा होगा, महंगाई में इजाफा होगा, बेरोजगारी में इजाफा होगा। सो टेम्परेरी एक आपकी आई वॉश करके आपको एक दोबारा नई मुसीबत में धकेला जा रहा है। दूसरी बात की तरफ आता हूं। आपको पता है कि किसान जिम्मेदार हमारा बहुत ही अहम एक मुकाम रखता है हमारी मईशत में भी, हमारी इक्तिसादियात, हमारी सोसाइटी में। पाकिस्तान में 6 रिकॉर्ड फसलें हुई हमारे ज़माने में। अब वो सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत उसमें शामिल है, किसान की मेहनत उसमें शामिल है, उसके साथ साथ हुकूमत के किए हुए इकदामात हैं। इकदामात क्या थे? शदीद तरीन प्रेशर में भी हमने तारीख में पहली दफ़ा पूरी कैपेसिटी पे गैस जो है वो खाद बनाने वाले कारखानों को दी, और पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा खाद हमारे जमाने में बनी। और दुनिया से, पूरी दुनिया में यूरिया 5 से 6 गुना महंगी थी। जब 2200 तक ऊपर तक गई, महंगी से महंगी 1800 रेट था, 2200-2300 तक भी बिकी, यह मैं मानता हूं, लेकिन दुनिया में उसका रेट उस टाइम 7000-8000 रुपए एक बोरी का था। पाकिस्तान ने 2020-21 के अंदर 1,20,00,000 बोरियां बेची। तकरीबन गुज़श्ता रबी का जो सीजन था उसमें 3,17,000 मेट्रिक टन जो यूरिया है वो बेची गई। जो इस साल में बनाई जा रही है, जो जारी बात है हम सारा इंतजाम करके गए, वो 3.5 लाख, मीन 11% इजाफा हुआ यूरिया की प्रोडक्शन में, और डिमांड में भी जारी बात है। अब माशाल्लाह हमारा तो वजन नहीं उठाया जा रहा था क्योंकि हम निकम्मे थे। ये जो कंपिटेंट लेके आए हैं, ले पालक आपने जो गोद में लिए हैं कंपिटेंट,
अमेरिका के कहने पे, बैरूनी साजिश पे। ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने बंद कर दी है गैस। ये मैं किसानों को मुखातब करके बता रहा हूं। इन्होंने बंद कर दिया गैस, फर्टिलाइजर्स, जो खाद के कारखाने उनके लिए। पर्पस क्या है? हमने तो पूरा साल खाद भी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा बनाई, उसके साथ साथ हमने आपको बिजली भी पूरी करके दी। इनकम्पिटेंट थे ना, नकम्मे थे हम, नाअहल थे हम, तो हमने बिजली भी आपको पूरी करके दी, हमने खाद भी पूरी करके दी। अब ये जो पंजाब स्पीड से पाकिस्तान स्पीड है और असल में मकसूद चपरासी स्पीड है, तो ये जो मकसूद चपरासी है, इससे ना बिजली पूरी हो रही है ना खाद पूरी हो रही है। अब मकसूद चपरासी ये कह रहे हैं कि अगर आपको बिजली चाहिए तो किसानों को खाद नहीं मिलेगी, तो खाद के कारखानों को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। अब क्योंकि पूरे का पूरा टब्बर ही मक्कार है, धोखेबाज है, वो जो खत निकाला गया, अभी मैं आपको दूंगा मीडिया के दोस्तों को, उसके ऊपर तारीख जान के 2021 की डाली गई है। अंदर कंटेंट के अंदर 2022 की दुरुस्त तारीख है, ऊपर 2021 की डाली गई है। पकड़ लो तो कहेंगे टाइपो है, और चुप करके निकल गया तो कहेंगे ये 2021 का खत है। हम मारेंगे आपको सियासी लित्तर, ऐसे नहीं जाने देंगे आपको। ऐसे आप नहीं जाएंगे कि आपको पकड़ेंगे नहीं हम। ये जो आपकी ये जो सियासी मेंढक यहां बैठ के टर करते हैं, हमारी बहन मरियम औरंगजेब की तरह के, जिसको अभी तक ये नहीं पता सारा पाकिस्तान खा गई हैं, ये नहीं पता X5 और X6 क्या होती है। उनको सिर्फ ये पता है कि जैसे वो अपने शौहर के साथ बदतमीजी करती हैं और उनका शौहर उनके नीचे लगा रहता है बदतमीजी की वजह से, उन्हें लगता है कि वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन के बारे में उसी तरह की, मैं माजरत चाहता हूं, वह खातून है लेकिन वो खवातीन वाला काम कोई नहीं करती, और हमारी कोई खातून ऐसी है नहीं कि उन्हें जवाब दे सके। तो मैं बड़ी माजरत, हाथ जोड़ के माजरत के बाद कि उन्हें जवाब देना पड़ रहा है कि जो वो बकवास करती हैं यहां पर, मैं दोबारा कह रहा हूं, माजरत एक खातून को ये कह रहा हूं, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं, क्योंकि हमारी खवातीन इस तरह की है नहीं। जो वो बकवास करती हैं रोज बैठ के, उनको कोई बताए कि बकवास ना करें। अब आप हादसाती तौर पर वजीर इत्तलात बन गई हैं, अब अपना नहीं तो अपने ओहदे का ख्याल करें। आप कह रही हैं कि इमरान खान गद्दियां ले गए हैं। इमरान खान गद्दियां नहीं लेके गए, लेकिन मेरे पास तस्वीर हैं। हमने इसलिए जारी नहीं की थी कि मजहबी मामला आ जाना था। यह अब्बास शब्बीर साहब को पता है, जो सेंटर स्क्वायर है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, वहां से जो कलमे की कैलीग्राफी थी, आप लोग वो भी उतार के लेके गए थे। वो एक दोस्त मुल्क ने दी थी। तस्वीर इसलिए इशू नहीं की थी कि बेइज्जती होगी दोस्त मुल्क के सामने कि किस तरह के डाकू आते हैं वजीर आजम हाउस में। इमरान खान तो एक डायरी के साथ आया था और एक डायरी के साथ गया। आपने गाड़ी का इल्जाम लगाया तो बाजी बकवास साहिबा, वो गाड़ी आज भी सरकार की मलकियत है, इमरान खान नहीं लेके गया। वो गाड़ी सरकार की मलकियत है, उसका तमाम जो पेट्रोल है, उसकी तमाम चीजें जो है इमरान खान साहब जेब से पूरी कर रहे हैं। हालांकि अभी हम उसे इस्तेमाल इतना नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो होगी भी तो तमाम उसका खर्चा आप लोगों की तरह नहीं है कि आप तो अपने बुजुर्गों की जो देगे हैं वो भी सरकार के खर्चे के ऊपर देते हैं, नजरों न्याज की। तो बाजी बकवास साहबा, टर्टर करने से और बकवास करने से आपके गुनाह धुल नहीं जाने। मैं अपनी बाजी बकवास को यह कहता हूं कि आप अब वजीर ममलकत, वजीर इत्तलात हैं, तो कम से कम अपने नीचे इदारे का एहतराम करें। अगली बात मैं करता हूं, खाद का मैंने बता दिया। अब खाद में दिहाड़ी क्या लगेगी? खाद तो लोकली प्रोड्यूस नहीं होगी। जब आपने कारखाने बंद कर दिए, उनको गैस बंद कर दी, तो खाद होगी इंपोर्ट। जब इंपोर्ट होगी तो दो काम होंगे। मैंने आपको बताया बाहर इसकी कीमत 8,000 रुपया बोरी है, तो इंपोर्ट उसी कीमत पे होनी है। अब या तो इंपोर्ट करके 8,000 रुपया बोरी पे ये किसान को दी जाएगी, तो किसान मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ तरीका यह होगा कि महंगी इंपोर्ट की जाएगी और किसान को सब्सिडी पे दी जाएगी। उस सूरत में मुल्की खजाने पूरे पे बोझ आएगा। किसान को एक तरफ रिलीफ देंगे, लेकिन दूसरी तरफ किसान इस मुल्क का शहरी भी है, वहां से डबो दिया जाएगा। तीसरा इसमें एक और फायदा है, क्योंकि दिहाड़ीदार है ना, इनको तो पता है थोड़े दिनों की दिहाड़ी पे आए हुए हैं।
तीसरी तरीका वारदात यह कि जो अब 8,000 वाली बोरी है वो अब सलमान शहबाज साहब को इसका कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, खुद डायरेक्ट नहीं लेंगे, पार्टी आगे खड़ी करेंगे कोई, वो लेगा कॉन्ट्रैक्ट, बोरी आएगी 10,000 में, मिलेगी बाहर से 8,000 में, 2,000 अपनी जेब में, सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे नहीं बनते सरे महल, ऐसे नहीं बनते मेफेयर में अपार्टमेंट, यही वो तरीका होता है। तीसरी बात मैं ये करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए कि इस एक महीने में मैंने आपको बता दिया कि नेपरा ने 41 अरब रुपए की बिजली महंगी की है। कितने की? 41 अरब रुपया आपसे अजाफी लिया जा रहा है बिजली महंगा करके। ये जो 41 अरब है ना, ये आपकी जेबों से ये लिया जा रहा है। ये अब हमारे जियो टीवी वाले बताएंगे कि इससे बड़ी सर्विस नहीं हो रही कौम की कोई। कल उन्होंने एक खबर चलाई कि हमजा शहबाज सुर्ख बत्ती पर रुक गए। शुक्र है अगले दिन ये नहीं बताएंगे कि हमजा शहबाज ने अपने बूट के तस्मे खुद ही बांधे और बेहतरीन बांधे। तो अपनी रिपोर्टिंग को थोड़ा बेहतर कीजिए। आप खुद तो बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम अपनी रिपोर्टिंग को बेहतर कीजिए। तो मैं दोबारा वापस अवाम के सामने ये रखना चाहता हूं कि अवाम जवाब मांगती है कि ये जो जियो इकोनॉमिक आपका फोकस हुआ था पाकिस्तान का, वो वापस जियो स्ट्रेटेजिक क्यों हो रहा है? वापस हम एक धड़े की सियासत क्यों कर रहे हैं? हम वापस गुलामी में क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं? हम वापस डू मोर सुनने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? हम वापस किसी की कठपुतली बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमने 80,000 लोग शहीद करवाए अपने, हमने $100 बिलियन अपने बर्बाद किए, लेकिन हम क्यों किसी के कहने पे बैरूनी जंग में जाना चाहते हैं? इसका जवाब। और जब आप ये काम नहीं कर सकेंगे, आप जियो स्ट्रेटेजिक पे जाएंगे, दोबारा किसी की गुलामी में जाएंगे, तो आपकी इकोनॉमी भी उनके हाथ में होगी। आप दूसरी जगहों से मिलने वाली सस्ती गैस, सस्ता तेल, अपने जो इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स है उन्हें छोड़ेंगे, तो फिर आप परमानेंट गुलाम होंगे। तो क्या इसलिए इस इंपोर्टेड रिजीम को लाया गया है? तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान इस चीज को अगले 4 से 6 हफ्ते भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक महीने में इन्होंने $6 अरब उड़ा दिए हैं। एक महीने में $6 अरब जिस मुल्क के एक महीने में उड़ जाए, टोटल उसके पास $20 अरब थे। यह मुल्क कितनी देर इस तरह के जो इकोनॉमिक हिटमैन लाए गए हैं बाहर से, इनको कितनी देर बर्दाश्त करेगी? इसलिए फौरी इलेक्शन करवाएं, अवाम फैसला करें। उन्होंने अब जियो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन पे जाना है या उन्होंने जियो इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन पे जाना है? कोई इस मुल्क का वारिस नहीं है सवाए इसकी अवाम के। कोई इस मुल्क का सगा नहीं है सवाए इस अवाम के। लोग अपने अपने काम करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। असल इस अवाम ने बर्दाश्त करना है और सब कुछ पे करना है। सो अवाम को फैसला करने दीजिए। हम इलेक्शन की तरफ इंशाल्लाह जा रहे हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, इन तमाम चोरों के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द कौम को खुशखबरी देंगे कि हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन में कौम फैसला करे कि उन्होंने खुददारी की तरफ जाना है, उन्होंने गुलामी की तरफ जाना है, उन्हें दोबारा वही जियो डॉक्ट्राइन चाहिए या उन्हें दोबारा अब इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन चाहिए। अवाम को फैसला करने दे। अवाम फैसला, कोई किसी का वजन ना उठाए। इस मुल्क का वजन इस मुल्क का किसान उठाता है, इस मुल्क का मजदूर उठाता है, इस मुल्क का अवाम उठाता है। इमरान खान का वजन भी इस मुल्क की अवाम को ही उठाने दें। कोई इस मुल्क का वजन ना उठाए, मेहरबानी करें। इलेक्शन कराएं, वजन जिसके कंधों का है उसके कंधों पे जाने दें। अवाम वजन उठाए और अवाम को नजर आए कि किसका वजन उठा रहा है। दूसरी बात, मैं आखिरी बात यह करना चाहता हूं, इन्होंने जाली झूठा मजहबी प्रोपेगेंडा करके FIR दर्ज करवाई, मेरे पे भी करवाई। मुल्क से जाते हुए अदालत के हुक्म के बावजूद FIA ने एयरपोर्ट पे रोका। मैं 3 दिन के लिए जा रहा था। क्यों जी? वो DG FIA ने कहा है आपने नहीं जाना, खुशनुदी के लिए, क्योंकि कानून में नहीं था, नहीं रोक सके, मेरे पास अदालत का फैसला था। वापस आने से पहले FIR हुई थी, उसकी बेल लेनी पड़ी। तो मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान की अगली नस्ल बदल चुकी है।
पाकिस्तान की मिडिल क्लास को इस बात का एहसास हो चुका है कि जब हमने इस मुल्क के फ्यूडल कॉर्पोरेट सेक्टर और इन चोरों को सियासत हैंडओवर कर दी थी 80 और 90 की दहाई में, और मिडिल क्लास निकल गई थी, तो आपने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, आपने इस मुल्क को गुलाम कर दिया। मेरे जैसा बंदा जिसकी कोई सियासी औकात और हैसियत नहीं है, एक मिडिल क्लास का बंदा है, मेरे जैसे बंदे ने यह फैसला किया है कि अपने हजारों डॉलर की पुरसाइश जिंदगी अमेरिका में छोड़ के आपकी यहां पर इमरान खान के पीछे खड़े होकर मंजी पीढ़ी ठोकूंगा। इसलिए ठोकूंगा कि वरना इस मुल्क की आप बर्बादी कर देंगे मुकम्मल। हम आ गए हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हम आ गए पूरे पैरों के साथ आए हैं। हमारे खानदान में एक ही गुड़ती दी जाती है, हर खानदान में, वो भले केपी से बंदा हो, पंजाब से हो, कोई घट ही खानदान होंगे जिथे गद्दारी दी गुड़ती दी जाती है। पाकिस्तान के हर खानदान में एक बात बताई जाती है, खुददारी और वफादारी। अल्लाह के करम से दोनों खून में शामिल हैं। एक एफआईआर नहीं 100 करें, पता है कि आप अंदर डालेंगे। एक एफआईआर में जब आप झूठी एफआईआर पे आ गए तो एक पे जमानत लेंगे तो आप दूसरी करेंगे, बिल्कुल शौक से करें। हमें पता है ये गुमनाम लोग कहां से आते हैं, हमें पता है ये एफआईआर कहां से दर्ज होती हैं, हमें पता है ये डॉक्ट्राइन किसकी है, हमें पता है ये तरीका वारदात किसका है, किसी और को नहीं तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से पता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे घर वालों ने जो हमारी तरबियत की है उसमें जर्फ डाला हुआ है। हम नून लीग नहीं है, एक फैसला हो जाएगा तो अदालत को गाली। हम नून लीग नहीं है, एक एफआईआर हो जाएगी तो अदारों को गाली नहीं। जो हमारी शान है वो हमारी शान है। आप हमारी शारक भी उतार देंगे तो जो हमारी शान है वो हमारी शान है, हमें अपने मुल्क के इंटरेस्ट का पता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इमरान खान बड़ा कुछ सब्र कर गया। मैंने पास से देखा है, मैंने इमरान खान के पहलू में खड़े होकर देखा है उसने क्या क्या सब्र किया है। इमरान खान आगे भी सब्र कर जाएगा, लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अत खुदा दा वैर होंदा है, इतनी अत ना उठाएं कि खलके खुदा एकदम से उठ खड़ी हो। अवाम तो उठ खड़ी हुई है, लेकिन अवाम को आपका हर जुल्म नजर आ रहा है। इतनी अत ना उठाएं कि अवाम आपके पीछे पड़ जाए और आपको फिर किसी तरफ जाने का चांस ना मिले। इसलिए ये जो इंपोर्टेड हुक्मरान आए हैं, इनको मेरा पैगाम है कि अत ना उठाएं, इलेक्शन की तरफ जाएं। ये झूठी एफआईआर आप देंगे, इनका हम मुकाबला करेंगे, पूरे 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 तरीके से मुकाबला करेंगे। अवाम को बहुत अच्छी, हमारे पास भी बड़ा ऑप्शन है। सुबह केपीके में इन सब पे एफआईआर दे देते हैं, बड़ा आराम का काम है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था नवाज शरीफ को लेने जाना हज से ज्यादा बेहतर है, तोबा नाउज बिल्ला। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था मक्का उधर मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजार पर तोबा नाउज बिल्ला लोग गालियां भी देते हैं, उन पर कोई एफआईआर नहीं होती। उकसा रहा था लोगों को गालियां देने पे। हम भी एफआईआर दे सकते हैं केपीके में, लेकिन हमारा जर्फ आपकी तरह घटिया नहीं है। हमने अपने 4 सालों में नहीं किया था, अभी भी नहीं करेंगे, वरना हमारे लिए मुश्किल नहीं। हमारी भी गवर्नमेंट से 3-4 आपके साथ पूरे आ सकते हैं। इसलिए ना बताएं किसके क्या मजहबी अकायद हैं, ना इससे मत जाएं, बंदे दे पुत्र बनो और इलेक्शन की तरफ आएं। हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। अगर हम आपसे डरने वाले होते तो हम आपके लीडर नवाज शरीफ की तरह यहां से भाग चुके होते। वो तो यहां से प्लेटलेट्स कम करके गया था ना, मैं बता के गया था और बता के आया हूं। आने जाने से पहले भी बता के गया था, आने से पहले भी बता के आया हूं। आप अपनी बुजदिली दूसरों के ऊपर ना लगाएं, सियासत करें, बदमाशी ना करें किसी और के कंधे पे बंदूक रख के, क्योंकि आपको भुगतना पड़ना है बाद में इस अवाम के सामने। और मैं आखिरी बात यहां पर यह करना चाहता हूं, पाकिस्तान को खूनरेजी की तरफ, पाकिस्तान को इंस्टेबिलिटी की तरफ, पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर के जो जो मकासद थे, मेरे मुंह में खाक, आज के दिन वो मुझे सारे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। एक ऐसी कठपुतली हुकूमत बिठा दी गई जो अब बाहर इनकार नहीं करेगी, जो कहा जाएगा। $6 अरब एक महीने में तबाह कर दिए। कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। कल वो मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि यूक्रेन की जो जंग है वो कोरोना से बड़ा हादसा है दुनिया में। जो मुंह में आया बोल दो, जो मुंह में आया बोल दो। इनके मुताबिक कोरोना एक छोटा हादसा था दुनिया में। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ये आने वाले दिनों में तबाही मचाना चाहती है तजर्बेकार टीम,
हमें कहा जाता था आपके पास तजर्बेकार टीम नहीं है। अब हमारी कैबिनेट की शक्लें याद करें, उसमें बेशक हमाद अजहर, फवाद चौधरी, आपके असद उमर, आपके शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, आपकी सानिया निश्तर, आपके फैसल सुल्तान, मुराद सईद। अब वो सारी शक्लें याद करें और इन चोरों की अब शक्लें याद करें। कोई एक है जो जमानत के बाहर है? यह है तजर्बेकार टीम। और वो जो नीचे तानसेन ले आए हैं पंजाब में, वो गाने गाता है, वो तानसेन खबरें लगवाता है, मैं सिग्नल के ऊपर रुक गया हूं। तो इसलिए मैं अब मरियम औरंगजेब साहबा को यह बताने लगा हूं आखिरी दिन कि आपसे पूरे आने के लिए अगर मुझे सर्टिफिकेट लेना पड़ा किसी डॉक्टर से कि मैं औरत हूं, क्योंकि मर्द बन के तो आपको जवाब दिया नहीं जाता, हमारी सोसाइटी में है नहीं, तो मैंने सर्टिफिकेट ले लेना है कि मैं एक औरत हूं। लेकिन आपकी बकवास का मैंने अब जवाब देना है। जो आप बकेंगी टेलीविजन पे आके, मैं माजरत चाहता हूं दोबारा इन लफ्जों पे, लेकिन आप बकवास करती हैं। और आज से मैं पीटीआई के लोगों को कहूंगा कि बाजी का नाम बाजी बकवास रखा जाए, इनको बाजी बकवास कह के कहा और पुकारा जाए, तो आप जो बकवास इमरान खान के बारे में करेंगी आपको उसका जवाब दिया जाएगा। सवालात जी। जी जी शहबाज गिल साहब, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका कौन सा है कि आप मरियम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वीडियोस उस फैक्ट्री से तैयार हो रही है? वो क्या सोर्स है और क्या वो बड़ा ऑथेंटिक सोर्स है या ये सब इल्जाम तराशी की हद तक ही है? देखिए, बात यह है कि किसी भी शख्स के बारे में कोई बात करते हुए भी आप उसके माजी को देखते हैं। माजी में आप याद कीजिए कि जब नॉन डिजिटल ज़माना था तो नवाज शरीफ साहब ने अनफॉर्चुनेटली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा की जाली गलीज तस्वीर जो है वो फिजा से फेंकी। फिर डिजिटल ज़माना आया, जारी बात जनरेशन गैप होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमारे वालिदैन को भी उस तरह से कंप्यूटर, ये कोई नवाज शरीफ साहब को हम बात नहीं कह रहे, तमाम जनरेशन गैप आता है, अनफॉर्चुनेट बात है। उसमें डिजिटल ज़माना आया तो नई नस्ल आगे आई। बाजी मरियम ने उस परंपरा को पूरा रखा और उन्होंने कैलबरी फॉन्ट से शुरू करके जज अरशद मलिक की वीडियोस, गैर इखलाकी वीडियोस, और फिर उनके शौहर ने बताया कि सबके बाथरूमों की वीडियोस हमारे पास हैं। अब बाथरूम में मुझे बता दें कि कौन बंदा वहाँ हाइड्रो कोई क्लोरिक ऑक्साइड बनाता है वहाँ बैठ के, या बाथरूम में कोई और ऐसा फार्मूला होता है। बाथरूम की गैर अखलाकी वीडियोस ही होंगी लोगों की, कोई अखलाकी वीडियोस तो नहीं होंगी बाथरूम के अंदर। तो इसलिए ये तो आपने इनसे पूछना है, इन्हीं का माजी है वीडियोस लाना, इन्हीं का माजी है वीडियोस नशर करना और उनकी लाइब्रेरी बनाना और धमकी देना। अभी भी मार्केट में बात की जा रही कि वीडियोस आ रही हैं तो इन्हीं का काम होगा। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने पिछले 2 दिन में लोगों ने मुझे, कुछ जर्नलिस्टों ने वीडियोस भेजी हैं, मुझे नहीं पता वो सच्ची हैं, मुझे नहीं पता झूठी हैं, मैंने वो देखी हैं, मुझे भेजी गई हैं। मैं बस यही कहूँगा कि खुदा का वास्ता इस रास्ते पे ना जाएं, किसी की इज्जत महफूज पर नहीं रहने वाली। जो वीडियो मैंने देखी है, वो जिसने मुझे भेजी है, मैंने उसे फौरी तौर पर यह रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता इन्हें ना रिलीज़ करें, ना किसी को भेजें, क्योंकि हमारे माशरे में हमारी माओ बहनों की इज्जत है, एहतराम है, ख़वातीन का एहतराम है। खुदा का वास्ता है, भले वो मेरे सियासी अपोनेंट हैं जिनकी भेजी गई है, लेकिन इखलाकियात का तकाजा है। मैंने उस जर्नलिस्ट भाई को कहा है कि इसको यहीं पर दफन कर दें। मुझे नहीं पता वो जाली है या सच्ची है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आई है, मैं गुजारिश करूंगा कि हम जिस मज़हब के पैरोकार हैं, जो हमारी सकाफत है, जो हमारी अखलाकियात है, खुदा का वास्ता है सियासत करें, गलाजत ना करें। अच्छा शहबाज साहब, बहुत सवाल ये बताइएगा कि जी। आपने बात की थी कि डॉक्ट्राइन, आपको पता है इसके पीछे कौन है, और बता भी दे, लोग जानना चाहते हैं कि इस डॉक्ट्राइन के पीछे कौन है। और दूसरा, एक वीडियो जो आज तक मतलब आपके ओपोनेंट्स की जानिब से तो नहीं कहा गया कि वो कोई वीडियो लीक कर रहे हैं, लेकिन आप ही की पार्टी की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि वीडियोज आ रही हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप तक, कहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस तरह की वीडियोज आ रही है? और दूसरी, आप अमेरिका गए हुए थे, तो आप अभी अमेरिका के बारे में बात कर रहे थे कि हमें अमेरिका की गुलामी में नहीं चाहता। आपने सारे ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे किए, आप खुद अमेरिका में मौजूद थे, क्या आपने अमेरिका में भी कोई एहतजाजी मुजाहिरा किया कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस कर रहा है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो आपके घर में छुरी होगी और आप छुरी से कोई ना कोई सब्जी काटती होंगी, लेकिन उस छुरी से आप किसी का पेट नहीं फाड़ सकते। इसी तरीके से अमेरिका जाना, अमेरिका से ताल्लुक़ रखना, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लोग पढ़ने भी जाते हैं, पढ़ाने भी जाते हैं, काम से भी जाते हैं। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसा सरमाया है जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, जो हमारे सर का ताज हैं।
हमारे सारे ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे सर का ताज हैं। अमेरिका में जाना गुनाह ना बना दें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि डिक्टेशन ना लें। अमेरिका से बिल्कुल दोस्ती चाहते हैं, इमरान खान ने तो बार बार कहा है। दूसरी बात, आपने मुजाहरे की कही, तो मैं 2 दिन के लिए वहाँ था ईद के दिनों में। ईद पे तो मैं लोगों को घर से नहीं निकाल सकता था, लेकिन आजकल आपको पता डिजिटल एरा है। मैं बहुत जल्द स्पेस करूँगा, उसमें भी दावत दूंगा अमेरिका से भी लोगों को। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर जगह से हर काम आप करते हैं। तो मैं तो अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके कह रहा हूँ, जाने से पहले भी कह रहा था। तो इसलिए हम हर मुल्क से, इवन मैंने बड़ा वाजे कहा, दुनिया के किसी मुल्क को हम मुर्दाबाद नहीं कहना चाहते। हम चाहते हैं कि वो मुल्क हमारी इज्जत करे, हमारा एहतराम करे, हमारी सालमियत का एहतराम करे, हमारी आज़ादी का, हमारी आवाम के फैसलों का एहतराम करे, हम उसका करें। हम तो हर मुल्क को जिंदाबाद कहना चाहते हैं अगर वो जो इंसानी असूल हैं पूरी दुनिया के अंदर, इक़वाम मुत्तहिदा के असूल हैं, जो हमारी आज़ादी के असूल हैं, उनके मुताबिक वो चले। अच्छा शहबाज साहब, 2 सवाल हैं। पहला ये तो कि जो इंटरनेशनल रजीम के हवाले से अभी कुछ दिन पहले, दो रोज पहले जो वीडियो आई उसमें सारा सामने आ गया, लेकिन जब ये इंटरनेशनल रजीम का मामला जब शुरू हुआ उस वक्त आप लोगों की जानिब से फवाद चौधरी का खासतौर पर एक इंटरव्यू में बयान था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारे हालात बेहतर नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी हुकूमत का बैकफॉल हुआ। तो क्या अब ये बता दें कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ अब कोई आप लोगों के राब्ते शुरू हुए हैं? क्या इंटरनेशनल रजीम की वजह से ही आप लोगों की हुकूमत गई थी या एस्टैब्लिशमेंट की वजह से गई थी? देखिए फवाद साहब, जी। दूसरा सवाल ये कि आपने कहा कि वीडियोस के बारे में कि हमें किसी की जात पे या इस पे बात नहीं करना चाहिए, सियासत करनी चाहिए। कल ही शेख साहब का बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से एक बयान था, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह के बयान चाहे कोई भी सियासतदान है उसको देने चाहिए? अच्छा देखिए, बात यह है कि पहली बात वो तो आप शेख साहब से सवाल पूछेंगे, और ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, तो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं इस टाइम प्रोफेसर तो हूँ नहीं, तो शेख साहब से ज़रूर सवाल पूछें अगर आपको एतराज़ है उस पर। तो मेरा जो बयान है उस पर मेरे से सवाल पूछें, मैं जवाब दूंगा उसका आपको। देखिए फवाद साहब ने एक बयान दिया था, उनकी वो एक बड़े ज़ीरक सियासतदान है, उनकी एक अपनी स्टेटमेंट है, आपको उनसे तफसील उसकी बिल्कुल पूछनी चाहिए। मेरे वो भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मैं भी पूछूंगा उनसे। जहाँ तक आपने बात की तो बड़ी वाजे है हमें तो बड़ा वाजे है। अगर तो वो मरासला मौजूद ना होता तो टामकटोइयाँ मारी जाती, क्याफे लगाए जाते, सोचा जाता ये है या ये नहीं है। अब मिस्टर लू का जो बयान है, जो उसकी धमकी है, जो उसका मैसेज है, वो रिटन फॉर्म में एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, जिसको पार्लियामेंट की कमेटी ने, जिसको कैबिनेट ने, सब ने इंडोर्स किया हुआ है और डिमांड किया हुआ है हमने, जो सख्त तरीन एक्शन लिया जा सकता था पॉसिबल, वो किया हुआ है। तो उस सारे सिनारियों में ये बड़ा वाजे है कि ये साजिश बाहर से तैयार हुई। इस साजिश में लोकल एक्टर्स जो हैं वो साथ मिले, कौन कौन मिला इसकी तहकीक होनी चाहिए। इसीलिए हम चीफ जस्टिस साहब से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी तहकीक करें, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, किस किस ने क्या क्या मदद फराम की, और ये साजिश पूरी कैसे पाया तकमील को पहुंची। जब इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुल्क के, तो डोनाल्ड लू किसको कह रहा था कि अगर इमरान खान को हटा दिया गया तो आपके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, और अगर ना हटाया गया तो फिर आपको इबरत, उसमें यह लिखा हुआ है कि आइसोलेट कर दिया जाएगा, तो आपको जाहिर बात है आपको सजा दी जाएगी। तो इसलिए ये तो अब इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, किसने क्या रोल प्ले किया ये बाद में पता चलेगा। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से। बहुत शुक्रिया जी। एक क्वेश्चन ये था, अभी आपने कहा इलेक्शन में जाना चाहिए, पिछले दौर में भी आप पे तनकीद हुई कि आप इलेक्टोरल नहीं है, तो इस बार क्या इलेक्शन लड़ेंगे और क्या आप राना सनाउल्लाह के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे फैसलाबाद? देखिए बात ये है, हमारी पंजाबी की एक एग्जाम्पल है कि बुरे वक्त पे जो साथ खड़ा होता है असल भाई वो होता है, सकियादा की सक लाना। सो असल बात यह है कि मुश्किल वक्त पे पार्टी का कौन सा कारकुन कहाँ खड़ा होता है, ये बात होती है। मुझे नहीं पता मैं इलेक्टेबल हूँ कि नहीं हूँ, आगे हूँगा कि नहीं हूँगा, ये फैसला मेरा लीडर करेगा। मुझे कहेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा बिल्कुल। जो नहीं दिल नहीं करता होता, ये पार्टी ने आप पे दिल तो मेरा और भी बड़ा कुछ करने को करता है, लेकिन वो तो नहीं मैं कर सकता ना। जो मेरा लीडर हुक्म करेगा वो करूँगा। अगर वो कहेंगे इलेक्शन लड़ो तो लड़ूंगा, बिल्कुल लड़ूंगा, पूरी जान के साथ लड़ूंगा। और एक सेकंड मैडम, और रही बात ये कि मुझे सिर्फ आज ये पता है कि आज पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए मुझे अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी है। मैंने कहाँ खड़े होना है, मैं वहाँ खड़ा हूँ। मुझे इस चीज़ की
बड़ी खुशी है। जैसा कि बताइए कि वीडियो तो सामने नहीं आई है, पीटीआई क्यों जाकर बार-बार कह रही है कि कोई वीडियो आ रही है, क्योंकि आपके मुखालिफिन नहीं कह रहे, आपको किस सोर्स से पता चल रहा है और कैसे पता है कि इसका जवाब मैडम मैं दे चुका हूँ। कभी दूसरी तरफ का सवाल भी कर लिया करें। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के हवाले से